हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस लेक्चर में हम लोग अब बात करेंगे जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, द रिमेनिंग पार्ट रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी चीजें बची हुई है उस टॉपिक पर अब हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने सभी जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का उसको कवर कर लिया है। अब केवल वो बातें या वो चीजें बची है जहां से आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी इधर सेकंड वाले पोर्शन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो इधर वाला पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंस उसमें शो करेगा। ठीक है, तो some important concept is there and some numerical problem is also here। तो हम लोग अब बात करते हैं, तो पहले इनके जो थ्योरी पोर्शन है उन पर बात कर लेते हैं और फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी हम वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए थ्योरी पोर्शन पर अब बात करते हैं। नंबर 1, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे पहले। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा अपने क्वांटम थ्योरी में, उसके बारे में बात करना है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लैंक ने ये कहा कि द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी, एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी डू नॉट टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूअसली। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, जैसे एक लैम्प ब्लैक का डिब्बा है, उसको आप बाहर धूप में रख दीजिए तो पहले वो क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और धीरे 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 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आप फिर आपने उसको ला करके लो टेम्परेचर पर रख दिया तो क्या करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा। जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए हैं वही रेडिएशन वो क्या करेगा, एमिट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि मैक्स प्लैंक ने जो कहा, पहली बात, द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी डू नॉट टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूअसली। विकिरण ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन एक सतत प्रक्रम नहीं है। विकिरण ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन एक सतत प्रक्रम नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, द एब्जॉर्प्शन और emission of radiation energy, emission or absorption of radiation energy, emission or absorption of radiation energy do not takes place continuously, do not takes place continuously। विकिरण ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन एक सतत प्रक्रम नहीं है, डू नॉट टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूअसली। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें, द एब्जॉर्प्शन और एमिशन टेक्स प्लेस, द एब्जॉर्प्शन और एमिशन टेक्स प्लेस, the absorption or emission takes place in form of definite packets of energy, definite packets और bundles of energy। पहले भी बात कर चुके हम लोग इसके बारे में। the absorption or emission takes place in form of definite packets of energy। विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण ऊर्जा के निश्चित बंडलों के रूप में होता है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। और लाइट के केस में इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट दिस इज कॉल्ड फोटोन। नॉर्मली हम इसको क्वांटा कहते हैं और लाइट के केस में हम इसको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट इट इज नोन एज फोटोन, है ना। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडिएशन एनर्जी, जिससे फिर हमने बोर्स मॉडल को, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर फिर बोर्स मॉडल भी डिराइव हुआ था। ठीक है ना, जो बोर्स मॉडल हमने पढ़ा है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस था। तो रेडिएशन
एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, और ये हमेशा एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है। इट इज नोन एज क्वांटा, और इन केस ऑफ लाइट इट इज नोन एज फोटोन, और लाइट के एनर्जी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये बात हम लोगों ने किया है ना। और अगली बात ध्यान रखना है, जो भी कोई भी ब्लैक बॉडी है, तो जो ब्लैक बॉडी होगी वो अच्छा एब्जॉर्बर होती है, और जो हमेशा अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो हमेशा अच्छा एमिटर भी होगा। ठीक है, जो अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो अच्छा एमिटर होगा। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा वो एग्जाम में अच्छा करके आएगा, है ना। तो जो अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो अच्छा एमिटर भी होगा। तो एक बात और ध्यान रखना है, अब ब्लैक बॉडी कृष्ण पिंड कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। A black body is an ideal body, A black body is an ideal body that emit and absorb radiation of all frequency, एक कृष्ण पिंड ऐसा पिंड है जो कि सभी आवृत्ति वाले विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है। सभी प्रकार के आवृत्ति वाले विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैक्स प्लांक ने बताया, है ना। प्लांक क्वांटम थ्योरी से रिलेशन है इन सभी पॉइंट्स का। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी के आखिरी पॉइंट पर आते हैं हम लोग। व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी? द रेडिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू The radiation energy is directly proportional to frequency of radiant. The radiation energy is directly proportional to frequency of radiant. और एनर्जी जो है वो रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट के। मतलब जो भी रेडिएटिंग बॉडी है वो पर सेकंड जितने भी फोटॉन्स निकालेगी उस पर डिपेंड करेगी एनर्जी। ठीक है, तो द रेडिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट। विकिरण ऊर्जा विकिरक की आवृत्ति के समानुपाती होती है। विकिरण ऊर्जा विकिरक की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, द रेडिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू और ई इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू और ई इक्वल टू एच न्यू। ठीक, ई इज द एनर्जी, यहां पे ई क्या है, एनर्जी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एंड H इज द प्लांक कांस्टेंट। और H को क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अब आपकी H की वैल्यू। जब बार बार H आया है वहां वैल्यू हमने नहीं लिखा था, अभी आ गया H इज द प्लांक कांस्टेंट। और H की वैल्यू होगी 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स इनटू सेकेंड। ठीक है, और 6.62 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्क्स इनटू सेकेंड, द वैल्यू ऑफ H। तो ये H की वैल्यू है और H को हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। E इज द एनर्जी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड H इज द प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनमें। अब आगे के पोर्शन में तो इनको हमको याद करते हुए चलना है। रेडिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट। विकिरण ऊर्जा विकिरक के आवृत्ति के समानुपाती होती है। E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इक्वल टू एच न्यू। अभी तक हमने ऐसा लिखा और H की वैल्यू के बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, अब आगे और बात करते हैं थोड़ा सा।
तो देखो न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय c बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला और है c बाय लैम्डा। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, तो न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला और बन जाएगा। एनर्जी पहले क्या लिखा था हम लोगों ने, h न्यू, और न्यू इक्वल टू व्हाट, c बाय लैम्डा। न्यू की वैल्यू कितनी होती है, c बाय लैम्डा। तो c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट्स वैल्यू इज 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। c इज व्हाट, 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ c। सो हियर E इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, न्यू इज रिप्लेस बाय c बाय लैम्डा। तो एनर्जी के कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला और हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय एच सी बाय लैम्डा। तो जब हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, दैट इज एच सी बाय लैम्डा, और ये फॉर्मूला है एच सी बाय लैम्डा। ओके, अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस इस पे कैसे फॉर्मेट पे क्या क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो E और लैम्डा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये भी आपको दिख रहा है ना। तो एनर्जी और वेवलेंथ को अगर कंपेयर करना होगा तो दिस इज ऑल्सो E1 बाय E2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। E1 बाय E2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 से हम इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज the frequency of radiation. Calculate the frequency of the radiation. Number 1, calculate the frequency, calculate the frequency of radiation, calculate the frequency of radiations, calculate the frequency of radiation where its wavelength is, where its wavelength is 1000 Armstrong, जबकि उसका वेवलेंथ कितना है 1000 Armstrong। ओके, where its wavelength is 1000 Armstrong। The question is what, calculate the frequency of radiation, frequency निकालना है और वेवलेंथ कितना है 1000 Armstrong। तो एक बात ध्यान रखना है, 1 Armstrong इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 Armstrong इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। सो फॉर्मूला इज न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा, है ना, न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा। ठीक है, तो अच्छा लैम्डा इज गिवन 1000 Armstrong, लैम्डा इज गिवन 1000 मीटर्स। ओके, सॉरी। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस वेयर इट्स वेवलेंथ इज 1000 मीटर। वेवलेंथ इज 1000 मीटर, वेवलेंथ दिया हुआ है 1000 मीटर। ओके, तो वेवलेंथ इज गिवन 1000 मीटर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला इज अप्लाइड, न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा, और न्यू ही हमको निकालना है। तो न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा। c इज व्हाट, 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और द वेवलेंथ इज 1000 Armstrong, 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 10 टू द पावर 3। ओके, तो 10 टू द पावर 3 को जब आप ऊपर कैरी करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 3 × 10 टू द पावर 5, 3 × 10 टू द पावर 5 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, प्रति सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड, 3 × 10 टू द पावर 5 पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं इस पे। ठीक है, इन टॉपिक्स पे आपको फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। जब आपको फॉर्मूले ध्यान होंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो सकती है, फॉर्मूले चेंज नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट wavelength of radiations, wavelength of radiations, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस, मतलब तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस
calculate wavelength of radiations where frequency is 10 to the power 11 हर्ट्ज, जबकि फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 to the power 11 हर्ट्ज है। तो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 10 to the power 11 हर्ट्ज। ओके, तो 10 to the power 11 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ निकालना है। तो न्यू इक्वल टू व्हाट, c बाय लैम्डा। न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू व्हाट, c बाय न्यू। लैम्डा इक्वल टू व्हाट, c बाय न्यू। c is 3 into 10 to the power 8 meter per second and now the frequency is 10 to the power 11 hertz। तो 10 to the power 11 को आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो दिस इज 10 to the power -11। ओके, -11 में से 8 पॉजिटिव का पावर सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 3 माइनस का पावर बचेगा। तो 3 into 10 to the power -3, 3 into 10 to the power -3 मीटर, 3 into 10 to the power -3 meter। okay, the answer is 3 into 10 to the power -3 meter। okay, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज द अनदर क्वेश्चन रिलेटेड विद द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड विद Planck's quantum theory। Calculate the energy of the radiation। Calculate the energy of the radiations। Calculate the energy of the radiations। Calculate the energy of the radiation। विकिरण की ऊर्जा, विकिरक की ऊर्जा ज्ञात करो। Energy of the radiations। Calculate the एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस। रेडिएशंस की एनर्जी निकालना है। वेयर इट्स वेवलेंथ इज 0.25 आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि उसका वेवलेंथ 0.25 आर्मस्ट्रॉन्ग है। वेयर इट्स वेवलेंथ इज 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ इज 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ कितना है, 0.5 Armstrong। Now the formula for calculation of energy, so energy is calculated by E equal to hc by lambda। formula for calculation of energy is E equal to hc by lambda। ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। ओके, E equal to hc by lambda। now what happens, h is the 6.62 into 10 to the power -34, c is the 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8 and lambda is the 0.5 Armstrong, 0.5 Armstrong। so it can be taken 0.5 into 10 to the power -10 मीटर, ऐसा ले सकते हैं 0.5 into 10 to the power -10 मीटर। तो when this data is carried forward, अपर साइड जब आप इसको लोगे तो 10 to the power 10 हो जाएगा पॉजिटिव का, है ना। नाउ इट इज 10 to the power 10 इज द पॉजिटिव। ठीक, तो कितना आ गया पावर, देखिए ये आ गया 18 और 34 में से 18 चला गया तो आ जाएगा 16 और 3 को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 19-20 के आसपास आएगा, है ना। 6 3 18 आता है, 0.62 है तो 20 और अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 20 को तो 40 के आसपास, 0.5 से तो 40 into 10 to the power 16। ठीक है, ऐसा आंसर लगभग इस ऑर्डर में आंसर हमको मिलना चाहिए, है ना। तो द आंसर इज द एनर्जी। तो हाँ ठीक है, बिल्कुल 3.97 into 10 to the power 3.97 into 10 to the power -15 joules। okay, this is about the calculation। okay, तो 3.97 into 10 to the power 3.97 मतलब 39.7 into 10 to the power -16। this is the approximate answer। okay, now the accurate answer is this one। तो the accurate answer is 3.97
97 इंटू 10⁻⁻15 और एनर्जी है तो क्या हो जाएगा, जूल्स में आंसर हो जाएगा, इज द जूल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कुछ है क्या अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सिमिलर ही होगा तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। Okay, the questions are same. Frequency with 1000 nanometer, तो nanometer is converted into meter, तो चलो करके देख लेते हैं। Calculate the frequency of the radiations. Calculate the frequency of the radiations calculate the frequency of the radiations where wavelength is 1000 nanometer, तो 1 nanometer इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। बस इतना सा ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, नाउ व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, फ्रीक्वेंसी, सो न्यू इक्वल टू c by lambda, दिस इज 3 into 10⁸ and 1000 नैनोमीटर, तो 1000 into 10⁻⁹, 1000 into 10⁻⁹ मीटर, तो 1000 का पावर कितना हो जाएगा 3, है ना, तो पावर 3 यहां से सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहां पावर फाइनली कितना बच जाएगा 10⁻⁶, and we'll carry 10⁻⁶ on the upper side, then it is plus 10⁻⁶, तो 3 into 10⁻14, 3 into 10⁻14 is the answer, 3 into 10⁻14 per second is the frequency, okay। now the next topic is, अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, बस इतना काम करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो नोट करना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन मतलब एनर्जी पार्टिकल ऑफ लाइट, फोटोन का मतलब है एनर्जी पार्टिकल ऑफ लाइट। तो लाइट के एनर्जी पार्टिकल के हेल्प से जब किसी मेटल की सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, तो दिस इवेंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। तो जैसे आपके ये सोलर पैनल्स जो होते हैं, सोलर पैनल इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, ठीक है। उस पे लाइट आकर के गिरती है और उसके अंदर जो मटेरियल है वहां पे कुछ मेटल्स भरा होता है, एंड दैट इज बेसिकली अल्काली मेटल्स। ये बेसिकली अल्काली मेटल्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। सीजियम इज द बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर, है ना। तो वो मेटल्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके, तो बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट ग्रुप मतलब जिन मेटल के बैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो रिलीज किए हुए इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेंगे, फिर आप उसको किसी भी यूज में लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया आपने, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे आप उससे बिजली चलाइए, चाहे पंखा चलाइए, चाहे एसी चलाइए। तो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटोन के हेल्प से इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करके बाहर निकालने का जो फिनोमेना है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसमें क्या क्या पॉइंट हमें नोट करने हैं उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन
ejection of free electron, ejection of free electron from metal surface, ejection of free electron from metal surface, ejection of free electron from metal surface, ejection of free electron from metal surface when light of suitable frequency, when light of suitable frequency, light of suitable frequency strikes on it. Okay, so ejection of free electron from metal surface when light of suitable frequency strikes on it. जब किसी धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति की तरंगों को आरोपित करके वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं. ejection of free electron from metal surface when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect. And the ejected electrons, एक लाइन और, and the ejected electrons are known as photoelectrons. और जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ejected electrons are known as photoelectrons और ejected electron को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, उनको भी हम नोट कर लेते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिटर्स वाला जो ग्रुप होगा, कौन से मेटल अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक एमिटर होंगे, एल्कली मेटल्स, लिथियम, सीजियम. तो ये ऊपर वाले तो बिल्कुल काम आएंगे नहीं. लोअर साइड के जो मेटल है, सीजियम जो होता है वो बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिटर होता है क्योंकि वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाता है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी सबसे कम होता है. लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है सीजियम का. अब कुछ पॉइंट्स और, तो उनमें उसको भी आप नोट कर लीजिए. लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, एनी फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, हर समय हर फ्रीक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज नॉट एबल, light of any frequency is not able light of any frequency is not able to cause emission of electron, not able to cause emission of electron. मतलब हर फ्रीक्वेंसी या हर आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य जो है, हर आवृत्ति की लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, किसी भी आवृत्ति की तरंगें प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगी, ऐसा संभव नहीं है. लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज नॉट एबल टू कॉज emission of electron. ओके, तो पहली बात ये ध्यान रखना है, लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज नॉट एबल टू कॉज emission of electron. नंबर 2, सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, the certain minimum frequency और जितनी न्यूनतम आवृत्ति की जरूरत पड़ेगी, certain minimum frequency is required is called, जितनी न्यूनतम आवृत्ति की जरूरत होगी उसे कहते हैं, it is known as threshold frequency. It's called threshold
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसे जो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए होगी उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड दहली आवृत्ति कहते हैं, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अगला पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, the kinetic energy of photoelectron increases linearly, increases linearly, kinetic energy of photoelectron increases linearly with frequency of incident light, with frequency of incident light. तो हम लोग बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसकी डिटेलिंग कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट, इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड electrons are ejected during the process is called photo electrons, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड है। तो लाइट, मैंने आपको बताया कि लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कैन नॉट एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाएगी, उसके अंदर उतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा ले, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन जंप आउट हो सकते हैं। तो द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दहली आवृत्ति कहते हैं इसको हिंदी में। और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और जिस तरह की लाइट इंसिडेंट होती है उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती जाती है, लीनियरली बढ़ती जाती है, लीनियरली बढ़ती जाती है, ठीक है ना। इफ द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस बिलो सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो दिस इज द सम पॉइंट रिलेटेड विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क फंक्शन, मतलब वो कितना कम से कम एनर्जी चाहिए होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy, minimum amount of energy, minimum amount of energy, minimum amount of energy required, minimum amount of energy required, minimum amount of energy required to eject, required to eject, required to eject, minimum amount of energy required to eject electron from metal surface, from metal surface. Okay,
तो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? दैलीय ऊर्जा कहलाती है। इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, इसे कार्यफलन भी कहते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। तो ये इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो इट इज ऑल्सो वन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। इस ऐसा भी इसको हम लिखते हैं, दैट इज एब्जॉर्ब्ड एंड दैट इज थ्रेशोल्ड, ठीक है। h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ mv स्क्वायर। और इसको हम जब एनर्जी के फॉर्मेट में लेंगे तो अगर E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा भी एक फॉर्मेट होता है आपका, तो एच सी आप यहां से अगर कॉमन ले लोगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यू को 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। तो दिस इज अगेन अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा, और न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, या न्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। तो ई इक्वल टू एच सी कॉमन ले लिया मैंने, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, दिस इज अनदर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया आपका यहाँ पे। अब इससे थोड़ी और बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पे न्यू नॉट और लैम्डा नॉट दोनों कैसे हैं? थ्रेशोल्ड है। न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट आर द थ्रेशोल्ड। तो उनको एक बार नोट कर लेते हैं। व्हाट इज द न्यू नॉट एंड lambda naught is the threshold frequency and threshold wavelength, or threshold frequency and threshold wavelength, threshold frequency and threshold wavelength, ये दोनों threshold frequency या threshold वेवलेंथ का फॉर्मेट है ना। अब एक और टॉपिक पे बात करेंगे, इसमें हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, कभी कभार इनसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इतना लेंदी, इतना बड़ा यूनिट है। और जब मोस्टली मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो कहां से आएंगे, द क्वेश्चंस फ्रॉम आइदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर। बट ऐसा नहीं कि ये सब चीजें हमें पता नहीं होनी चाहिए, सब चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और हम सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट आर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और अगले पॉइंट पे हम बात कर रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, the minimum potential at which the plate photoelectric current is zero. The minimum potential at which the plate photoelectric current is zero. The minimum potential at which the plate photoelectric current is zero. Photoelectric current is zero is called stopping potential. तो उसको कहते हैं stopping potential, ठीक है। तो the minimum potential at which the plate photoelectric current is zero is called स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एट विच द प्लेट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो, ओके, उसको कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला जो टॉपिक है वो है ड्यूअल
नेचर, जैसा कि नाम है, दो नेचर, दो प्रकृति, हिंदी में इसको कहते हैं द्वैती प्रकृति, ड्यूअल नेचर, दो दो प्रकृति है ना, ड्यूअल नेचर। और ऐसा कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है, ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैव ड्यूअल नेचर। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले कर लें, फिर लिखते हैं इसको, है ना, और इससे रिलेटेड पॉइंट्स को भी, इस पर रिलेटेड पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। तो ड्यूअल नेचर, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। वॉज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय डी ब्रॉगली, पहली बार इस फिनोमेना को डी ब्रॉगली ने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय डी ब्रॉगली, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय डी ब्रॉगली। देखो जैसे जब हम बात कर रहे थे बोर्स मॉडल के बारे में, तो वहां पे सॉरी, बोर्स मॉडल इज रिलेटेड विद द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर्स मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो। तो वॉज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय डी ब्रॉगली, पहली बार ड्यूअल नेचर को ऑब्जर्व किया डी ब्रॉगली ने। इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया डैविसन और जर्मर ने, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय डैविसन एंड जर्मर, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय डैविसन और जर्मर। लाइट के लिए, लाइट के जो पार्टिकल है, लाइट का जो एनर्जी पार्टिकल है, उसके बारे में डैविसन और जर्मर ने कहा था कि ये ड्यूअल नेचर का होता है। जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट इज कम्स इन फॉर्म ऑफ वेव, एंड फिर अल्टीमेटली हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ एनर्जी एंड इट इज नोन एज फोटोन। तो लाइट कैसा है, वेव है, और वो फिर पार्टिकल भी है। तो दो दो नेचर हो गया उसका ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल नेचर। इट मींस व्हाट हैपेंस, ऑल द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अदर पार्टिकल्स, तो ऑल द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आर हैविंग ड्यूअल नेचर। इन पोजीशन of rest it behaves as a particle, where in motion it behaves as a wave। तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ड्यूअल नेचर हो सकता है, या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ड्यूअल नेचर का हो सकता है। सूक्ष्म कण द्वैती प्रकृति के होते हैं। जब वो स्थिर अवस्था में रहते हैं तब वो कण की भांति व्यवहार करते हैं, और जब गतिशील अवस्था में होते हैं तब वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो क्या ध्यान रखना है ड्यूअल नेचर में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैव ड्यूअल नेचर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैव ड्यूअल नेचर। इन मोशन, जब वो गतिशील है, इन मोशन it behaves as a wave, it behaves as a wave। जब वो चल रहा है या गतिशील है तब तरंग की भांति व्यवहार करता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैव ड्यूअल नेचर, इन मोशन इट बिहेव्स एज अ वेव, where in position of rest, it behaves as a particle. In position of rest it behaves as a particle, it behaves as a particle। और जब वो रुका हुआ है तो वो कण की भांति व्यवहार करेगा। तो दिस इज अबाउट द ड्यूअल नेचर। पहली बात इसमें ध्यान रखना है कि ड्यूअल नेचर वाज ऑब्जर्व्ड बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर को ऑब्जर्व किया था पहली बार, एंड दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय द डैविसन एंड जर्मर फॉर द लाइट। और लाइट के पार्टिकल, लाइट is comes in form of wave and it is made up of small particle of energy is called photon। तो दो नेचर हो गए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के। तो दिस इज अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। पहली बार इसको डी ब्रॉगली ने देखा और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया डैविसन और जर्मर ने। अब डी ब्रॉगलीज
ड्यूअल नेचर, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के कैलकुलेशन से अगले लेक्चर में हम लोग आगे चलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ थ्योरी इज फिनिश। तो एक लेक्चर आप समझ लीजिए कि इसके थ्योरी के फिनिश करने में और मैक्सिमम एक लेक्चर इसके अदर न्यूमेरिकल्स में, तो 2 और लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें लगने चाहिए। उसके बाद हम फिर पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे। ओके कमांडोज, थैंक यू।